ये समस्त विद्यार्थी आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चलती होगी और आप तैयारी को बेहतरीन करना चाह रहे हैं। तो आपको बता दूं, हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल CBT1 एग्ज़ाम का वो भी 2025 के प्रश्न आदरक हैं, वो भी MCQ। समझे? मतलब आप समझिएगा तरोताज़ा, सीधा आपको परोस रहे हैं। तो आप चाहते हैं खाना CBT1 की भर्ती परीक्षा NTPC स्नातक स्तर के जो प्रश्न पत्र याद रखें, MCQ और बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको CBT2 का पेपर का लेवल और प्रश्न पत्र का तरीका आपको समझा देगा। साथ में अंडर ग्रेजुएशन स्तर का जो CBT1 एग्ज़ाम होना है आपको पता है, बस डेट घोषित हो गया है वहाँ पर। और CBT2 में आपको काम देगा, चाहे 12वीं पास का हो चाहे स्नातक लेवल का हो, CBT1 CBT2 दोनों में काम देगा। और CBT1 भर्ती परीक्षा जो हाल ही में हुआ है आपको पता होनी चाहिए, और आपने पेपर दिया होगा 5 जून से 24 जून के मध्य एग्जाम हुआ था। तो हम आपको बता देते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप पढ़ना चाहते हो इन प्रश्नों को हाल ही में हुई भर्ती परीक्षाओं का, तो हम आपको बता दें, हम आपको मैथमेटिक्स का अलग पोर्शन, रीजनिंग का अलग और GK GS का अलग अलग कवर करवाएंगे। तो आप देखना चाहेंगे तो देखिएगा, आपको ये जानकारी मिलेगा। RRB NTPC 2025 के प्रश्नों का समाधान करके हम एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, वहाँ पर मिलेगा किस प्रकार का एग्जाम सिलेबस होगा, पैटर्न क्या होगा। ये फर्स्ट वीडियो आपको पूरा इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, तो आप जाकर देख लीजिएगा। और लेके चल रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको तैयारी करवाएंगे रेलवे भर्ती परीक्षा की। और आपको बता दें, ग्रुप D और रेलवे की सभी भर्ती परीक्षाओं में ये जानकारी GK GS मैथ रीजनिंग पूरा आपको काम देने वाला है। तो लास्ट तक बने रहें, आपको हम दिखाने वाले हैं बिल्कुल प्रश्न। और आपको पता होनी चाहिए 30 का रीजनिंग आया था, 30 का मैथ्स आया था, 40 का GK GS आया था। ये CBT1 की बात है। और एग्जाम पैटर्न सब हमने एग्जाम पैटर्न CBT1 CBT2 कितने प्रश्न आए, कितना मार्क होगा, कितना नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तैयारी कैसे करना, जी हमने फर्स्ट ही वीडियो बनाया है प्लेलिस्ट का, आप जाके देखेंगे। RRB NTPC 2025 के प्रश्नों का समाधान के प्लेलिस्ट का पहला वीडियो अब जो चालू हो रहा है आपका GK GS। इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको GK GS, यहाँ पर आपको साइंस मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, यह करंट अफेयर मिलेगा, पूरा आपको GK GS एक साथ मिलने वाला है। जानकारी आपने सुना समझा। चलिए, कुछ विद्यार्थी नए होते तो बताना पड़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो बुरा ना मानिएगा कि सर शुरू में आप कुछ बताते रहते हो, पढ़ाते कम हो, तो चिंता ना करें। चलिए लेके चल रहे हैं और आप देख लीजिएगा। टेस्ट डे मतलब हो रहा है, आप सोच लीजिएगा एग्जाम तिथि सुबह का शिफ्ट है, क्योंकि 3 शिफ्ट चल रहे थे। आपको शिफ्ट बाय डे बाई, क्या समझे आपने, शिफ्ट बाय डे बाई कवर होगा। और आप देख लीजिएगा बिल्कुल 2025 के ताज़ा तरोजा प्रश्न आपको मिलेंगे। तो प्रश्न आपको क्रमागत नहीं मिलेगा, याद रखें। तो आपको हम क्रमागत प्रश्न नहीं दिखा सकते, क्योंकि क्रमागत प्रश्न नहीं मिलेगा। जिस लेवल का प्रश्न आया था, जिस टाइप का प्रश्न आया था, जैसे प्रश्न बनाया था, बिल्कुल सेम टू सेम डिप्टो PDF आपको दिखा रहे हैं। चलिएगा, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं आप लोग, महिला प्रीमियर लीग मतलब महिला जो IPL होता याद रखें, जिसको हम क्या बोलते हैं, महिला प्रीमियर लीग मतलब वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता था, ये प्रश्न पूछा था हाल ही की भर्ती परीक्षा में। आप देख पा रहे होंगे मुंबई इंडियंस, याद रखेंगे मुंबई इंडियंस ने क्या किया था, ये फाइनल मैच जीता था, ठीक है। और सेकेंड उप विजेता कौन था, दिल्ली कैपिटल्स, ये भी याद रखिएगा। तो महिला IPL 2025 का खिताब अगर अगली बार पूछेगा तो आप बताएंगे मुंबई इंडियंस ने जीता, और दूसरा स्थान पे कौन था, दिल्ली कैपिटल्स। ऐसे आप सिस्टमेटिक प्रश्न नहीं मिलेगा, तो आपको हम क्रमागत दिखाते चले। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था। और आपको बता दें, हमने NTPC के जो एग्जाम चल रहे थे तो एनालिसिस भी कवर कराया है, समझे। NTPC का हम CBT में भर्ती परीक्षा का एनालिसिस भी कवर करवाया था, वहाँ पर भी हमने जिस प्रकार के प्रश्न कवर कराया था वैसे ही प्रश्न याद रखने चाहिए। मैंने बोला था ना आपको, बिल्कुल 100% सही सटीक एनालिसिस चलेगा। हमने RPF कांस्टेबल करवाया था, NTPC का कवर कराया था। और आप देख सकते हैं RRB NTPC 2025 शायद एनालिसिस करके डाला है प्लेलिस्ट, तो वहाँ जाके देख लीजिएगा। हमने जितने भी 10, 15, 25 वीडियो बनाया है, वहाँ जाके भी पढ़ सकते हो और आप यहाँ भी पढ़ सकते हो, वहाँ पूरा व्याख्या सहित मिलेगा। तो याद रखें 1817 में पाइका विद्रोह हुआ था, याद रखें। अगर आपको प्रश्न पूछ लेता कि भाई पाइका विद्रोह कब हुआ था, 1817 में, है कि वही प्रश्न यहाँ पूछ रहा है कि भाई
किसके खिलाफ हुआ था? याद रखें ये रहेगा ब्रिटिश भूमि के जो राजस्व नीति के विरुद्ध, मतलब जो भूमि पर जो कर लगाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, उसके खिलाफ पाइका विद्रोह हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बख्शी जगबंधु जी। यहाँ एक प्रश्न नहीं है, बहुत से प्रश्न हैं। 1817 में हुआ पाइका विद्रोह हुआ था, बख्शी जगबंधु इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भूमि राजस्व कर के खिलाफ यह आंदोलन था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर के कम से कम आप बताएं 4 से 5 प्रश्न आए थे। ये स्नातक लेवल के प्रश्न की बात कर रहे हैं तो भाई अंडर ग्रेजुएशन में भी आएगा, कहने क्या बात, तो वही पैटर्न फॉलो करेगा। तो MS पावर पॉइंट में स्लाइड जो मास्टर माइंड का उद्देश्य क्या होता है? आदरक ऑप्शन 3 होगा, सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग, फ्रंट और लेआउट प्रदान करना। इसका मतलब क्या होता है? स्लाइड मतलब जो पेज है, ठीक है, सभी पेजों पर क्या करना? समान फॉर्मेटिंग, फ्रंट और लेआउट को लागू करना। किसका काम होता है? स्लाइड मास्टर का, समझे। अगर आप MS एक्सेल में पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो आप स्लाइड मास्टर की बात करें तो क्या करेगा? स्लाइड मतलब आप देख पा रहे हो लेआउट, जो पेज रहेगा उसका लेआउट रहेगा, उसका जो फ्रंट रहे मतलब जो आप वहाँ लेटर रहेंगे उनका जो साइज रहेगा, लेआउट रहेगा, फॉर्मेटिंग रहेगा, पूरा बिल्कुल एक सा रहता है, समझे। हाँ, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हम आपको मैथ्स भी कवर कराएंगे, रीजनिंग भी, चिंता ना करें। एतु तो के संग्रह से निसृत संगम संकलनों नारू और पवित्र पप्पू के प्रमुख वर्ण विषय क्या है? थोड़ा सा हटीला सा प्रश्न याद रखिए। इसका मतलब क्या होता है? राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व और प्रशस्ति। थोड़ा हटीला सा प्रश्न याद रखिए, इतिहास का प्रश्न रहा। और नेक्स्ट प्रश्न आप दिखाते, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर वर्तमान व्यय कितना है? मतलब जो सकल घरेलू उत्पाद है जिसे हम GDP कहते हैं, ठीक है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद का पूछ रहा है, कितना प्रतिशत है अनुसंधान और विकास पर खर्च किया गया है? तो याद रखें पूरा आपका 0.64%। आपको बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेलवे की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए और SSC की, बैंक की, स्टेट एग्जाम के लिए भी आपको लाभकारी होगा। मुख्यतः NTPC में तो आपको 100% सटीक और सही जानकारी के साथ तैयारी हो पाएगी। बिल्कुल यकीन के साथ पढ़ें, और अगर आपका सहपाठी कोई पढ़ना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ, बिल्कुल ऑथेंटिक PDF है, अगर आप क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे तो कर लीजिएगा। हम डेट शिफ्ट बिल्कुल लिख लिख के आपको पढ़ाएंगे, डेट देख लीजिएगा, शिफ्ट देख, अगर आपका था तो आप देख लीजिएगा। तो 0.64% खर्च किया गया अनुसंधान और विकास पर GDP का। ध्यान रखें, बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली? तो हमें बैठक का प्रश्न पूछ रहा, और आप एक काम करेंगे, करंट अफेयर कितने प्रश्न आ रहे हैं, स्टडी के कितने प्रश्न आ रहे हैं, संविधान कितने आ रहे हैं, भूगोल कितने, अर्थशास्त्र के, करंट अफेयर के पूरा आप लोग लॉजिक लगाते चलो। तो हमें जो करंट अफेयर का प्रश्न पूछा, याद रखें, तो बंगाल की जो खाड़ी है अंतर सरकारी एक संगठन है जिसे हम क्या बोलते हैं, BOBPIGO की जो अध्यक्षता याद रखें 2025 में किसने किया था? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था? स्मार्ट सिटी मतलब होता है, समझ पा रहे हो, शहरों को डेवलपमेंट करना, विकसित करना, वहाँ पर पूरी सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पूरी सुविधाएं से परिपूर्ण शहर को ही हम क्या बोलते हैं? स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भारत सरकार ने शुरुआत में 100 शहरों को शामिल किया था, कि भारत के 100 शहरों को पहले स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलपमेंट किया जाएगा, पूर्ण रूप से विकसित होगा, जहां हर सुविधाएं क्या होगी? परिपूर्ण होगी। और आप मैथ्स का प्रश्न, रीजनिंग का प्रश्न फिलहाल जी हम आपको बता दें, सभी पार्ट अलग अलग कवर होगा, मैथ्स का, रीजनिंग का, GKS का, समझे। हाँ, देखना ना भूलें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, चंद्र सतह ताप भौतिकी प्रयोग 2025 पैलोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 2025 में जो प्रयोग किया गया, याद रखें, चंद्र सतह ताप भौतिकीय प्रयोग जो 2025 में हुआ है,
और पेलोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या, याद रखें ये क्या है, चंद्र रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना। समझे, तो पेलोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या, याद रखें क्या है, चंद्र रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर ताप के प्रोफाइल को मापना या तापमान को मापना। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का, तो याद रखें पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, लकड़ी का जलना। समझे, लकड़ी का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज काटना भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, बर्फ पिघलना भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, जल का उबलना भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। जिस परिवर्तन को आप देख सकते हो वो भौतिक मतलब फिजिकली रिएक्शन, और जिसे आप देख नहीं सकते वो सिर्फ आपको उत्पाद या प्रोडक्ट दिखाई देगा, उसे हम क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। बर्फ पिघलना आप देख सकते हो, कागज काटना आप खुद का काम है, फिजिकल तौर पर कर सकते हो, अपने अनुसार कर सकते हो। तो लकड़ी काटना, लकड़ी का जलना एक क्या रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न, मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और मैं बार बार कह दूं आपको, अपने सहपाठियों को बताओ कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पढ़ाया जा रहा है, आप भी देखें वो भी देखें। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम छापेंगे जो गारंटी के साथ कह देता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और हमने NTPC का जो एनालिसिस जिसका एनालिसिस करवाया था वो भी विद्यार्थियों को बहुत सपोर्ट हुआ है। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेस यूनिट CPU का पार्ट नहीं है। C मतलब होता है सेंट्रल, P मतलब प्रोसेसिंग, U मतलब यूनिट। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। अब पूछ रहा है कि CPU का भाग नहीं है, आपको बता दें CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन ए, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, होता है, रजिस्टर भी होता है और कंट्रोल यूनिट भी होता है, लेकिन ग्राफिक कार्ड इस CPU का भाग नहीं है। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, जो भाग नहीं है। भाग है बोलता तो इनमें से आपको एक देता और तीन नहीं देता। तो ALU, रजिस्टर और CU याद रखें फुल फॉर्म सहित ये भाग होते हैं कंप्यूटर के CPU के। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहे, आपको प्रयास करेंगे, एक पार्ट में हम शायद संभवतः पूरे 40 के 40 प्रश्न आपको दिखा सकते हैं। चलिए देखते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरे के पूरे 40 के 40 प्रश्न दिखाएंगे, आप लोग शिफ्ट बाय डे बाय देखते चलना बस। निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतर्राज्यीय और अंतरधार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था। मतलब ऐसा व्यक्ति का नाम बताओ जो व्यक्ति अंतरजातीय मतलब अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म के लोग विवाह कर सकते हैं और करनी चाहिए। ये बात को किस व्यक्ति ने बढ़ाया और उस बात को लेकर वो प्रसिद्ध हुआ, ये प्रश्न पूछ रहा, याद रखें राजा राम मोहन राय। समझे, और इनके बारे में अगर डिटेल पढ़ा जाए तो कमी नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को समझ लीजिएगा, सामाजिक सुधार बनेगा। सती प्रथाकांड इन्हीं की देन है, इन्हें भारत के पुनर्जागरण के पितामह भी कहा जाता है। और क्रॉस वेरीफाई भी कर लीजिएगा शिफ्ट बाय डे बाय, यकीन नहीं है तो। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक महीना समय अपने पास बचा मान लीजिएगा। आप पता है ना 7 अगस्त से एग्ज़ाम चालू होगा जो 8 सितंबर तक चलेगा। अगर आपका सितंबर में है माना जाए तो आपके पास 2 महीने बचे हैं पूरे पूरे। और जब भी है अगर 7 से है माना जाए तो 1 महीना तो पूरा बचा मान लीजिएगा। लेकिन 1 महीने में देखिएगा हम आपको कितना पढ़ा देते हैं, बस आप लोग जुड़े रहें। 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे हम बोलते हैं BRI से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश बना है, तो याद रहेगा पनामा। समझे, पनामा याद रखें, जो पनामा एक नहर है, यहाँ पर चीन क्या कर रहा था भाई, अपनी अधिकार स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। तो पनामा ने कहा भाई मैं हट रहा हूँ। ठीक है, पनामा एक देश है और पनामा सिटी इसकी राजधानी है। क्या, पनामा सिटी इसकी क्या है, राजधानी है। यहीं पर आप देखेंगे पनामा नहर, आपने सुना होगा पनामा नहर, कि नहीं सुना बताइएगा। तो आपका आंसर आएगा पनामा ने 2025 में BRI से हटने का फैसला लिया है और यह एक अमेरिका का, लैटिन अमेरिका का प्रथम देश बना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आप देख पा रहे होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद से समझ आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल
किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है? और आपको पता होनी चाहिए रिट जारी करने का जो अधिकार है सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है और उच्च न्यायालय के पास है। ये भी प्रश्न पूछा कई बार। सर्वोच्च न्यायालय मतलब पूरे देश का सबसे बड़ा न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब राज्य का न्यायालय, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 32 कहता है कि आप रिट जारी कर सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये जारी करने का अधिकार है। वो भी कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और वो जारी आप कर सकते हो विशिष्ट रूप से मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, समझे। मौलिक अधिकार की रक्षा करने हेतु 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय आर्टिकल नंबर 32 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे और इंडेक्स के प्रश्न अवश्य आएंगे। लैंगिक असमानता सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक GII 2022 में 193 देशों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था? 108। तो 193 देश ध्यान रखें, इनमें से 108वें क्रमांक पर भारत का है लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता इसका मतलब क्या होता है? जो लैंगिक मतलब लिंग, जेंडर, मेल फीमेल, जो असमानता है उसको कम करना है। तो हमारे भारत में 108 क्रमांक है, कह सकते हैं 193 देशों में। और 2030 तक संयुक्त राष्ट्र यूएनओ कहता है कि 17 उद्देश्य याद रखें। 2030 तक यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संगठन 17 उद्देश्यों को लेकर चल रहा है 2030 तक। उनमें से एक क्या है? लैंगिक असमानता को 2030 तक समाप्त करना है। और यही आपका प्रश्न पूछा था कि उसी में भारत का स्थान क्या था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। इसके पहले हमने एक आंसर बताया था कि भाई अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए कौन व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ था? वो थे राजा राम मोहन राय। और वही व्यक्ति बहुत अच्छा काम करके गए भारत में समाज सुधारक के रूप में। तो उन्होंने भारतीय शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा दोनों को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में याद रखें, उन्होंने भारतीय शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। प्रश्न पूछ लेगा कि वेदांत कॉलेज कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे? पश्चिम बंगाल में। किसने स्थापना किया भाई? राजा राम मोहन राय। एक ही व्यक्ति के बारे में 2 प्रश्न पूछ लिया, तो सोच लीजिएगा, पढ़ना तो अगला प्रश्न आप देखेंगे, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया? और याद रखिए जिसे हम कैग भी कहते हैं, आपने सुना होगा शॉर्ट फॉर्म में कैग। तो वर्तमान भारत के जो कैग हैं, जिन्हें हम भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, जो वित्तीय संबंधित देखरेख और नियंत्रण इन्हीं के अधीन होता है पूरे भारत का, वो वर्तमान में नवंबर 2024 में कौन पदभार ग्रहण किया था? के संजय मूर्ति। याद रखें, के संजय मूर्ति। इस प्रकार से आप प्रश्न का पैटर्न समझे कि नहीं कि भाई नियुक्ति का प्रश्न आया है। तो के संजय मूर्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नवंबर 2024 में पदभार ग्रहण किए हैं। चलिए, इसके पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, समझे कौन थे? याद रखें, प्रश्न पूछेगा तो आप बोलेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है? के संजय मूर्ति। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, आपको हम याद रखें पूरे के पूरे 40 के 40 प्रश्न एक ही पार्ट में दिखाएंगे। तो आप शिफ्ट बाय डे देखते चलें और 1 महीने के अंदर हम पूरा ही, आप कह सकते हो 2025 भर्ती के प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। और अगर आप पूरे के पूरे प्रश्न अगर दिमाग में बैठा ले तो सोच लीजिएगा आप बेहतर नंबर पका पाओगे। 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिएगा, इसमें एग्रीस्टेक और व्यापक मृदा उर्वरता मानचित्रण जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। नेक्स्ट, एग्रोस्टैक का प्रबंधन पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। चलिएगा, आपने 2 पॉइंट पढ़ा, यहाँ 3 पॉइंट है लेकिन यहाँ क्रमांक नहीं देख रखा है, मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग याद रखें। 1 यहाँ 2 हो जाएगा 3,
थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं, इस मिशन का उद्देश्य प्रमाणित डेटा के माध्यम से किसानों को ऋण और बीमा जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन आपके पास सेकेंड राइट है, मतलब केवल 1 और 3 आपके पहला कथन और तीसरा कथन बिल्कुल सत्य है। जो दूसरा कथन है वो बोल रहा है कि प्रबंधन पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता नहीं, इसमें राज्य सरकार भी क्या है शामिल रहेगी। तो ये बात क्या हो गया, गलत हो गया। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को, एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी है। और किसने दिया, आरबीआई, इसे बोलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 हुआ, समझे। और जो पीडीएफ आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल सही है विद्यार्थियों, ऑथेंटिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं चैप्टर डी को। 115 शाखाएं खोल सकती है, आरबीआई की मंजूरी है। किसे भाई, मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी स्थिति या अपने मार्केट को मजबूत करने के लिए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पौधे की जड़ में कौन सा संरचनात्मक प्रकारात्मक निर्गम जैसी विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा। तो वो पूछ रहा है, ऑप्शन आपका राइट होगा, व्यायाम अंगों पर विस्तृत रंध्री तंत्र। ठीक है, व्यायाम जो अंग होते हैं याद रखें, उस पर जो विस्तृत रंध्री तंत्र है ये इसको प्रभाव नहीं पड़ता। किस पर, जल का अवशोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा। ये आपका थोड़ा सा हटीला सा प्रश्न याद रखें, साइंस का प्रश्न है। कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अभी तक आपने देखा होगा जो सेकेंड प्रश्न मिल रहा है कंप्यूटर का, भाई हम पहले ही बता चुके हैं, कम से कम आपको 3 या 4 प्रश्न मिलेंगे। और हम बताएं आपको अलग अलग पार्ट के रूप में भी हम कवर करेंगे प्रश्नों को। वैसे तो अलग अलग कवर हो नहीं पाएगा एक साथ कंबाइन, फिलहाल हमारे पास समय नहीं है क्योंकि ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो वर्चुअल मेमोरी का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम कैपेसिटी का विस्तार करना। रैम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, आदरक एक प्रकार की मेमोरी होती है। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपको नहीं बताएंगे, आप आंसर देख पाए होंगे। इस प्रकार से कंप्यूटर का सेकंड प्रश्न है, तो डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम कैपेसिटी का विस्तार करना। और रैम एक प्रकार का मेमोरी, याद रखें, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका विस्तार, इसकी क्षमता को बढ़ाने काम करता है कौन, वर्चुअल मेमोरी। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था। तो 2025 में जलवायु परिवर्तन सूचकांक का आंकड़ा जारी किया गया है। इसमें पूछ रहा है कितने देशों का मूल्यांकन जारी किया गया, तो आपका रहेगा 63। तो 63 देशों का मूल्यांकन किया गया था 2025 में जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है। देखिएगा हम बात कर रहे हैं 23.5 तो आपने देखा होगा, 23.5 मतलब जो भारत को भाई मध्य से काटता है। कहाँ से, मध्य से, है कि नहीं। 23.5 जो डिग्री है अक्षांश रेखा, जो आप भारत को उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में विभाजित करता है। तो थोड़ा और आगे बढ़ गए तो 24 आएगा यहाँ पर। 24 23.5 होता है, 23.5 का करता भारत को 2 भागों में काटेगा, थोड़ा ऊपर गए तो 24 आएगा, है कि नहीं। वही पूछ रहा है कि जो 24 अक्षांश है वो किस भारतीय राज्य की राजधानी के निकट से गुजरता है। वो रहेगा भोपाल, और भोपाल भैया मध्य प्रदेश में है, मतलब हमारे प्रदेश में। हम मध्य प्रदेश शिक्षक हैं। और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, किस राज्य से हैं, किस शहर से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता था। सीधी बात, नो बकवास। गुप्त काल में, भाई गुप्तोत्तर चिंता नहीं करना, गुप्त काल में जो राजनीति में जो भुक्ति, याद रखें, भुक्ति जो शब्द याद रखें वो प्रांत के लिए, वर्तमान हम प्रांत मतलब क्या होता है, राज होता है कि नहीं, नहीं होता, बताइएगा आप किस प्रांत से, हम कहें हम मध्य प्रदेश से, आप किस प्रांत से, बिहार से। हाँ,
तो प्राचीन समय में जो वर्तमान अपन प्रांत की बात कर रहे हैं, प्रांत को पहले गुप्त काल में भुक्ति कहा जाता था, समझे। और डिटेल अगर आपको डिटेल बताएंगे हम गुप्त काल के बारे में तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा विद्यार्थियों। तो आपको सिर्फ हम MCQ प्रश्न दिखाएंगे, वो भी टॉप, मतलब पूरा भाई पूरा ही आपको PDF कवर कराएंगे, वो भी भर्ती परीक्षा 5 जून से 24 जून तक, समझे। 5 जून से 24 जून तक पूरा पेपर कवर होगा, सोचिएगा, शिफ्ट बाय डे बाय। चिंता ना करें, प्रश्नों का भंडार होगा और इतने प्रश्न अगर आप पढ़ लिए ना तो आपकी नैया पार नहीं हुई तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। लेकिन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये नहीं कि पढ़ते चल रहे हैं भूलते चल रहे हैं, पढ़ते चल भूलते नहीं, पढ़ना भी है भूलना नहीं है। लेकिन संघीय विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रिट क्षेत्राधिकार के बीच प्रमुख अंतर क्या है, ठीक है। बोल रहा है संघीय विवाद मतलब होता है केंद्र, अगर केंद्र विवाद हो गया तो सुप्रीम कोर्ट का जो मूल अधिकार है और उसके जो रिट है, इस अधिकार के बीच में क्या अंतर होता है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। संघीय विवाद क्षेत्राधिकार परामर्शी होता है, जबकि रिट क्षेत्राधिकार बाध्यकारी होता है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका 30। अगला आगे प्रश्न पढ़ रहे हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नों का लेवल और प्रश्नों को कहाँ से, किस अध्याय से या किस विषय से, कहाँ से, किस टॉपिक से पूछ रहा है, आप इस बात फोकस करते चलें और समय रहते हुए पढ़ते चलें। बाकी आपको पर डे प्रयास करेंगे दिखाने का, कभी कभी होगा कि नहीं देख पाओगे कुछ समस्या के कारण। भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य तक फैला हुआ है, देखिएगा हमें पूछ रहा है पूर्वी तट। इस प्रकार से आप देखा होगा, यहाँ आपका पश्चिम बंगाल रहेगा, यहाँ तमिलनाडु रहेगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल, यहाँ तमिलनाडु, तो वही पूछ रहा है यहाँ पश्चिम बंगाल से जो तमिलनाडु तक फैला, ये पूर्वी घाट कहलाता है और आपका जी कहलाएगा पश्चिमी घाट। बहुत शानदार प्रश्न पूछा, भूगोल का है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, चौथा। तो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक पूर्वी तट फैला है। और पश्चिमी की बात करें तो आप बोलेंगे केरल, लास्ट में केरल आएगा, यहाँ आएगा गुजरात से केरल तक पश्चिमी घाट फैला हुआ है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों का निपटान करता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि धन दौलत, समझे, धन दौलत संपदा, इन चीज़ों के जो मामले होते हैं, इन मामलों को वो संवेदनशीलता के साथ, समझौते के साथ निपटारा करता है। वो आपका आंसर आएगा क्या, दीवानी न्यायालय, ठीक है। दीवानी न्यायालय का काम ही होता है संपत्ति स्वामित्व, या आप कह सकते हो हाँ संपत्ति, धन दौलत, इन सब के मामले होते हैं, यही निपटाता कौन, दीवानी न्यायालय। हर न्यायालय का अपना अपना काम होता है, फौजदारी का अपना काम है, राजस्व का अपना काम, पारिवारिक न्यायालय अपना काम है, दीवानी का अपना अपना काम है। तो यहाँ सबका काम अपना अपना है, याद रखिएगा। तो दीवानी न्यायालय संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवाद को निपटाता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ीनुमा या पिरामिडनुमा संरचना को क्या कहा जाता है। याद रखें, आपने देखा होगा कि कोई मंदिर बनता है दक्षिण भारत में, ठीक है। दक्षिण भारत के जो मंदिर अधिकांश हैं, आप इस प्रकार का मंदिर देखेंगे और आप यहाँ देखेंगे शीर्ष में होता है ना, आप कह सकते हो निर्मित सीढ़ीनुमा भी कह सकते हो आप लोग, या पिरामिडनुमा। तो आप इस प्रकार का मंदिर देखें, ऊपर आप सिरा होता है, ये सीढ़ीनुमा या आपका पिरामिडनुमा हो सकता है। इसको क्या कहा जाता है, तो आंसर आपका होगा विमान। क्या कहते हैं, विमान, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में जो गर्भगृह मतलब होता है मुख्य, जहाँ पर आपके ईश्वर बैठेंगे भाई, आपके भगवान बैठेंगे, जिसकी आप आराधना करते हो, पूजा पाठ करते हो, उसका जो मेन कक्ष होता है उसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे थोड़ा सा हल्का सा उठा हिस्सा होता है ना, इस हिस्सा को बोल रहे हैं हम, ठीक है। जो बना होता है इसे हम सीढ़ीनुमा या पिरामिडनुमा कह सकते हैं। इसे दक्षिण भारत में विमान कहा जाता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया है। क्या कह रहे हैं आप, डेयरी क्रांति मतलब दुग्ध क्रांति में भारत के योगदान के महत्व को सबके सामने दिखाने के लिए नवंबर 2024 में कौन सा दिवस मनाया गया। याद रखेंगे, आपका रहेगा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है। और अब हम आपको कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि भाई एक विशेष दिन होगा, उस दिन का दिन बताएं। नवंबर तो रहेगा पीछे, दिन
तारीख बताना कि कौन से तारीख महीना नवंबर रहेगा 2024 में, वो तो बात अलग है। आप तारीख बताएं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? और याद रखिएगा, राष्ट्रीय दुग्ध या डेयरी अनुसंधान केंद्र, याद रखें, करनाल हरियाणा में है। ये प्रश्न भी पूछ चुका है, हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र है। और वहीं प्रश्न पूछ लेता है कि भाई श्वेत क्रांति है कि नहीं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? याद रखें, डेयरी क्रांति या आप बोल सकते श्वेत क्रांति है कि नहीं, दूध से संबंधित है, जिसके जो जनक माने जाते हैं वे वर्गीस कुरियन, ठीक है, वर्गीस कुरियन को माना जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, याद रखिएगा, कितनों बार पूछ सकता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? याद रखें, अभी वर्तमान में ध्यान रखें, बिहार में चुनाव होने वाला है, और अगर पेपर में वहाँ का प्रश्न भी आ सकता है। तो जब 2024 चुनाव हुआ था और 2024 की भर्ती, याद रखें, पेपर तो 25 में हुआ, लेकिन प्रश्न तो पूछा ना, तो आप आंसर देखेंगे JMM बारहेट, जो चुनाव निर्वाचन क्षेत्र है वो बारहेट है मुख्यमंत्री जी का, याद रखें, कौन? हेमंत सोरेन। अगर वही प्रश्न पूछ लेता कि भाई झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो आएगा हेमंत सोरेन, ठीक है। और याद रखें, एक आदिवासी समाज से आते हैं, और यही बात, इनकी पार्टी का नाम क्या है? JMM, मतलब होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा, समझे, जिसके प्रमुख ये खुद हैं इस पार्टी के, और वर्तमान में ये क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और इनका निर्वाचन क्षेत्र आएगा मेरे भाई बारहेट, आपका झारखंड। देखिएगा, इस लेवल का प्रश्न पूछा है। अब आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तट रेखा नहीं है? तट रेखा मतलब अभी एक प्रश्न आपको पूछा ना कि भाई पूर्वी जो घाट है वो कहाँ से कहाँ फैला है, तो हमने बताया था ना, पश्चिम बंगाल से आपका तमिलनाडु तक, और हमने फिर पश्चिमी घाट बताया गुजरात से केरल तक। उसी प्रकार से आप देखेंगे, तट रेखा मतलब होता है समुद्र तट में नहीं है भाई, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान नहीं है, गुजरात है। इस प्रकार से आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में जो जो भी आपके क्या स्थित हैं, क्या राज्य पढ़ लीजिएगा। आपको बताया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा है कि नहीं, आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, समझे। इधर आएगा केरल, यहाँ शुरुआत करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, अपना हो जाएगा गोवा, कर्नाटक, केरल, याद कर लीजिएगा, ये आपके हो जाएंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट अलग अलग राज्य। आप लोग नोट डाउन करते चलें, अगर कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, मैं तो कह रहा हूँ आप नोट डाउन करते चलो, और रिवाइज करना होगा ना तो देखते चलना, प्रश्न लिखो, ऑप्शन लिखो, रिवाइज करो, दिमाग में बैठा रहो, आगे बढ़ते चलो, अगर दोबारा पूछेगा तो आप बना पाओगे। और ऐसा ना हो कि इन प्रश्नों को ना पूछे, इनसे संबंधित और इन्हीं प्रश्नों को पूछ लेगा, क्योंकि रेलवे का फंडा होता है प्रश्नों को रिपीट करना। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, करंट अफेयर के प्रश्न भाई कम से कम आप कह सकते हो 8 से 10 प्रश्न आए हैं हर शिफ्ट में, कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन आए हैं। अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते, जिसे हम FTA का कितना प्रतिशत अंतिम रूप से दिया गया है, जिससे दोनों देश सौदे को पूरा करने के करीब पहुंच गए हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? 90%, 90%। जी, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको हम पूरा 5/6/2025 का पहला शिफ्ट का पूरे 40 के 40 प्रश्न एक ही पार्ट में पूरा 40 के 40 प्रश्न समाप्त। तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? तो आपको शिलालेख के बारे में बताना है। जो पूछ रहा है कि जो तख्त ए बही एक शिलालेख है, ये किससे संबंधित है, किस व्यक्ति से या किस राजा से है? तो याद रखें, जो पार्थियन शासक कौन है आप देख पा रहे होंगे, गोंडो फर्नेस। थोड़ा सा हटीला सा प्रश्न पूछा है, गोंडो फर्नेस एक पार्थियन शासक हैं, और इनसे जो संबंधित अभिलेख का नाम क्या है? तख्त ए बही। प्रश्न आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर के, शायद ये तीसरा प्रश्न या चौथा प्रश्न चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर समानता है प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? डेस्कटॉप आप जानते होंगे, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है जो निम्नलिखित में से कौन सा जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम
का उदाहरण है। सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात कर रहा था। याद रखें ऑप्शन आपका तीसरा राइट हो जाएगा विंडोज 10। विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका उपयोग अधिकांश डेस्कटॉप कंप्यूटर में किया जाता है। बस हम लास्ट कगार पे आ चुके हैं। 40% होने ही वाले हैं, चिंता ना करें, क्योंकि 90% पहुँच चुके हैं। 100 तक ही तो जाएगा, तो 2-4 प्रश्न और बचे हैं। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया है? 1994। तो 1994 भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को याद रखें 1994 वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था। चलिएगा, अब मेरे ख्याल से ये तो चौथा प्रश्न है कंप्यूटर का भाई। कौन सा प्रश्न है? चौथा प्रश्न। मैं बोला था ना आपको 4 या 5 प्रश्न आएंगे मतलब आएंगे, सोचिएगा। तो आपको कंप्यूटर में भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, समझिएगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा भाई। CBT 2 में भी यही पैटर्न फॉलो करेगा, थोड़ा सा प्रश्नों को लेवल बढ़ाएगा। अगर जो बच्चा CBT 1 के जो पेपर प्रश्न पत्र को पूरा दिमाग में भर लेता है, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता है, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जैस का, वो बल्ले बल्ले होगा। CBT 2 आराम से निकाल लेगा। कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में ऑप्शन के माध्यम से नेविगेट करते समय टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या है? तो आप देख पा रहे होंगे, फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना। समझे? टैब कुंजी का उपयोग क्या का प्राथमिक कार्य क्या है, पूछ रहा है। तो कीबोर्ड का उपयोग करते हैं किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में ऑप्शन के माध्यम से नेविगेट करते समय जो टैब कुंजी का हम उपयोग करते हैं, तो उसका काम क्या होता है? फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने लास्ट तक देखा होगा और समझा होगा कि प्रश्न किस प्रकार क्या रहे। ये सब मैथ्स के प्रश्न आप देख रहे हैं ना, ये सब कराऊंगा मैं, समझे? सब प्रश्न कवर कराऊंगा। तो आप देख के मत सोचना कि सर आप सिर्फ जी के जिस कवर करा रहे हैं, मैथ्स कौन कराएगा? भाई हम ही कराएंगे। रीजनिंग कौन करवाएगा? हम ही करवाएंगे। बस आप लोग लिस्ट को देख लीजिएगा कि वहाँ पर आपको पूरा डाटा मिलेगा, और बिल्कुल बेल आइकन दबा लीजिएगा। अप टू डेट जानकारी मिलता रहेगा। बेल आइकन दबा के रखोगे तो जानकारी फट न पहुँचेगी। हाँ, भी वीडियो बन चुका है। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6वें वार्षिक बेरोजगार सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर कितनी % थी? तो 5.4%। समझे? तो भैया भारत में बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में जो कुल बेरोजगारी है वो 5.4% है। अभी इतने लोग बेरोजगार बैठे हैं कुल जनसंख्या का। और इस प्रकार के जैसे मैथ्स प्रश्न हम दिखाएंगे आपको। हाँ चलिएगा, अब जी की जिस क्लास चल रही है। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? देखिएगा, हमें नदी का प्रश्न पूछा है, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, तो आप तर्क लगाओ ना, ज्योग्राफी कितने आ रहे हैं, इतिहास कितने आ रहे हैं। तो साबरमती आश्रम याद रखें, सॉरी क्षमा चाह रहे हैं, साबरमती नदी अरावली पहाड़ी राजस्थान से निकलती है, समझे? और साबरमती जो आश्रम है ये गांधी जी ने गुजरात में बसाया है। और कहाँ पर है जी? अहमदाबाद में। ये प्रश्न पूछ लेता था अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है, जिसकी स्थापना 1917 में हमारे महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, उनके द्वारा किया गया था। और यहीं पर एक नदी है जो अरावली पहाड़ी से निकलती है राजस्थान से, ठीक है, और फिर कहाँ जाती है? गुजरात में। तो अरावली पहाड़ी राजस्थान से कौन निकलेगी? साबरमती नदी। और अधिकांश जो हिस्सा है जो कहाँ जाता है मेरे भाई? गुजरात में। कहीं मिस तो नहीं कर दिया बताते समय, में ध्यान नहीं गया था। गुजरात में भी साबरमती नदी बहती है, याद रखिएगा। राजस्थान से गुजरात से आपको फिर चलिएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न देखें और आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, और प्रश्न अभी हमारे पास रखा है, शायद लास्ट प्रश्न होगा। चलिएगा, अगर आपको कहीं ब्लर दिखाई देता हो तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं या जूमिंग कर सकते हैं। सड़क प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसी सीमित नगर पालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन सा शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय करता है? देखिएगा, हमें ये कह रहा है कि भाई जो नगर पालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का जो प्रबंधन है, कौन सा जो शहर का एक निकाय होता है स्वशासन का, जो प्रकाश व्यवस्था करेगा, जल की निकासी होगी, ये काम कौन करता है? ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। टाउन मतलब शहरी क्षेत्रीय समिति, उसको क्या बोल रहे हैं?
टाउन मतलब शहर होता है, एरिया मतलब क्षेत्र, समिति मतलब प्रबंधन कह सकते हैं ना। तो टाउन एरिया समिति तो शहरी क्षेत्रीय समिति द्वारा किया जाता है। सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था मतलब लाइटिंग और जल की निकासी व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें मेरे विद्यार्थियों, चलिए लास्ट प्रश्न आप देख पाए 100 प्रश्न, और इसके बाद आप देखेंगे तारीख वहीं रहेगी, शिफ्ट आपका सेकेंड हो जाएगा। आप पता नहीं शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, मतलब जो एनटीपीसी का शिफ्ट 3 शिफ्ट और शिफ्ट ऑन पेपर हुआ था, याद रखें। तो आपने पहला शिफ्ट का प्रश्न देखा है, अगले शिफ्ट अगर देखना चाहते हो तो बिल्कुल बेल आइकन दबा लीजिएगा, जस्ट आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप पढ़ लीजिएगा। चलिएगा, तो हम बात कर रहे हैं लास्ट 100 प्रश्न की। भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो भैया 43B, ठीक है, आर्टिकल नंबर 43B जो 97वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कब जोड़ा गया है। कुछ कुछ तो मेहनत कर लो भाई, मैं बता रहा हूँ ना, जो प्रश्न एग्जाम आ रहे हैं इनको डीपली पढ़ना आपको पड़ेगा। हम प्रश्न दिखा रहे हैं किस लेवल का है, किस तरीका का हल और आंसर कैसे आएगा। अब आप यहीं अगर हम बताएं डीपली पूरे 40 के 40 प्रश्नों को सोच लीजिएगा, अगर 40 प्रश्नों को डीपली बताऊंगा तो आपको तो 1 घंटे ऐसे ही लग जाएगा भाई, लगे ना लगे जाएगा ना। तो हम प्रश्न दिखाते चलेंगे। तो 97वें संविधान संशोधन के तहत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल नंबर 43B को जोड़ा गया। हमने बोला पहला प्रश्न कब जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न भाई क्या जोड़ा गया है, समझे। और यहाँ पर हम समापन करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं प्ले लिस्ट की। अगर प्ले लिस्ट की बात करें तो आप बता चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के प्रश्नों का समाधान, और आरआरबी एनटीपीसी जो सीबीटी 1 हुआ है स्नातक का, उसी के प्रश्न पत्र 2025 के समाधान होंगे। आपको वहाँ पर समाधान की लिस्ट में मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके जीएस का सब का अलग अलग पार्ट कवर होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे वीडियो को और सीख रहे होंगे। और अगर आप नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं, अगर आपके साथ ही कोई पढ़ने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी तैयारी बेहतर हो सके तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, और हमें आप जोड़ के देख रहे तो हमें बहुत खुशी होगी कि आप बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और देखेंगे। यकीन के साथ कह देता हूँ मेरे प्यार विद्यार्थियों, 100% सही ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, और आपको बताने शिफ्ट बाई और डे बाई कवर करेंगे, समझे। अभी आपने देखा 5 तारीख का, अब देखेंगे सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, इसी प्रकार से अगला तारीख फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जिससे आप खुद भी अनुमान लगा सकते हो कि प्रश्न का लेवल क्या होगा। देखिएगा। चलिए इंतजार करें, बेल आइकन दबा के रख लीजिएगा, जिससे नवीनतम अपडेट वाला वीडियो आपको पहले पहुंच जाए और आप पहले देखकर आगे बढ़ते चलो, और इन टॉपिकों को अच्छे से रिवाइज करो, रिमाइंड करो, दिमाग में पुट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने हमें देखा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है, पसंद आया तो कमेंट